एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 127। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट हॉकी टीम ऑफ छत्तीसगढ़ इन नेशनल लेवल मैचेस इज शोन बिलो। छत्तीसगढ़ की स्टेट हॉकी टीम है, ठीक है ना, उसने अलग अलग ईयर में अलग अलग मैचेस खेले हैं और अलग अलग नंबर उसके विन किए हैं उन्होंने, ठीक है ना। जैसे टीम एक ही है ना, एक ही टीम के बारे में बात हो रही है, हॉकी टीम छत्तीसगढ़ की। 2016 में इन्होंने 12 मैच खेले और कितने मैच जीते उसमें से 10, है ना। प्लेड 12 मैचेस इन 2016 एंड वॉन 10। नेक्स्ट कंडीशन हमको बताई जा रही है प्लेड 10 मैचेस इन 2015 एंड वॉन 7। 2015 में 10 मैच खेली और उसमें से जीती कितनी, 7 मैच जीती। इसी तरह 2014 में 11 मैचेस खेले और उसमें से 8 मैच जीते, ठीक है। फ्रॉम द गिवन डेटा फॉर 3 ईयर्स टेल इन विच ईयर डिड द टीम प्ले बेस्ट, एक्सप्लेन गिविंग रीज़न। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेटा नोट कर लेता हूँ, जो डेटा इसमें हमको बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की स्टेट हॉकी टीम है जो कि अलग अलग साल अलग अलग मैचेस खेल रही है ना, तो मैं इसको डेटा ऐसे बना लेता हूँ। 2016 में कितने मैचेस खेले इन्होंने, 12 मैचेस और जीते कितने, 10 वॉन, है ना। इसी तरह 2015 में इन्होंने 10 मैच खेले और 10 में से ये कितने जीते, 7 मैच इन्होंने जीता। इसी तरह से 2014 में इन्होंने टोटल 11 मैच प्ले किए और उसमें से 8 मैच इन्होंने विन किया, ठीक है ना। हमको ये पूछा जा रहा है कि इसमें से किस साल टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, बहुत अच्छा, बेस्ट प्ले किस ईयर टीम का था, ठीक है। समझ आया कैसे निकालेंगे। देखिए ये 3 साल का डेटा हमारे सामने मौजूद है ना, 3 अलग अलग ईयर का। एक साल उन्होंने 12 मैच खेले तो 12 में से जीती कितनी, 10 मैच जीत लिए, 2 हार गए होंगे। 2015 में अगले साल या उससे एक साल पीछे, है ना, 10 मैच खेले तो 7 मैच जीते, तो 10 में से 3 मैच हार गए होंगे, टोटल 10 खेले। 2014 में 11 मैच खेले, उसमें से 8 मैच जीते। तो क्या आप इसको देख के बता सकते हैं कि किस साल उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, यानी कब ज़्यादा विन हुआ, 2016। क्यों 10 जीते हैं इसलिए, लेकिन ये 10 कितने मैच खेल के जीते हैं, 12 मैच खेल के जीते हैं ना। 10 मैच में इधर 7, 10 मैच खेलते हैं तो 7 जीतते हैं, 12 खेलते हैं तो 10 जीतते हैं, 11 खेलते हैं तो 8 जीतते हैं। तो इसको देख के बता पाना मुश्किल है, समझे ना, क्योंकि अगर नंबर ऑफ मैचेस बराबर होते हर साल, जैसे मान लो हर साल 12-12 मैच खेलते और एक साल जीतते 10, एक साल जीतते 8, एक साल जीतते 7, तो आप बता देते कि हर साल तो 12 मैच खेल रहे हैं टोटल, उस 12 मैच में से एक साल 10 मैच उन्होंने जीता, एक साल 8 जीता, एक साल 7 जीता। तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किस साल था, जिस साल 10 मैच जीता रहा होगा, समझे ना। लेकिन नंबर ऑफ़ मैचेस हर साल अलग अलग हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसको बनाने के 2 तरीके हैं, या तो आप नंबर ऑफ़ मैच क्या कर दीजिए, सेम बना लीजिए। जब नंबर ऑफ़ मैच सेम हो जाएगा तो आप ऐसे ही बता दोगे, समझ रहे हैं। सेम मैच खेलेंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ विन जिसमें बनेंगे, ज़्यादा मैच जिसमें जीतेंगे, वो साल ज़्यादा अच्छा रहा होगा, उस साल टीम का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहा होगा। समझ आ रहा है। या आप इसको परसेंटेज में बता सकते हैं, हर साल का परसेंटेज निकाल लीजिए। तो परसेंटेज क्या बताता है, एक एवरेज वैल्यू बता देता है कि इस साल परफॉर्मेंस इतना परसेंट था, इस साल परफॉर्मेंस इतना परसेंट था, इस साल परफॉर्मेंस इतना परसेंट था। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे आप लोग के मार्कशीट के परसेंटेज कैसे निकाले जाते हैं, टोटल मार्क डिवाइड में रहता है, जितना मार्क आप पाते हैं वो न्यूमरेटर में रहता है, ठीक है। मार्क गेटिंग डिवाइडेड बाय मार्क क्या, टोटल मार्क, मार्क ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे निकालते हैं आपका परसेंटेज ना। जो मार्क्स आपको मिलते हैं उसको किससे डिवाइड करना है, टोटल मार्क को, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जितने मैच इन्होंने जीते हैं
उसको किससे डिवाइड करना है, टोटल मैच जितने खेले उस साल, जितने जीते, जितने पाए, जितने नंबर पाए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, जितने मैच जीते डिवाइडेड बाय टोटल मैच मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या दे देगा ये, परसेंटेज दे देगा। आप चाहे तो परसेंटेज से बता लें, आप चाहे तो रेशियो से बता लें। रेशियो से बताना ज़्यादा आसान रहेगा। कैसे देखिए, सबसे पहले इनकम रेशियो बना लेते हैं। रेशियो कैसे बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा ना। यहाँ पर मैं नोट करता हूँ रेशियो। देखो 12 मैच में से कितने जीते, तो इसको मैं लिखूँ 10 आउट ऑफ 12, है ना। पहले मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ जितने जीत रहे हैं डिवाइडेड बाय जितने खेल रहे हैं, 10 आउट ऑफ 12, समझे ना। 10 में से कितने मैच जीते, 7, तो 7 आउट ऑफ 10, तो इसका रेशियो क्या हो गया, 7 आउट ऑफ 10। 11 में से 8 मैच जीते तो इसका रेशियो क्या हो गया, 8 आउट ऑफ 11। ये रेशियो समझ में आ रहा है, अपॉन में लिखा हुआ है। यानी मेरे पास ये 3 नंबर हैं, एक नंबर है 10/12, एक नंबर है 7/10 और एक नंबर है 11/10, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से देखो, पुराने ज़माने के क्लासेस आपको याद आ जाएंगी, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, ये सब आपको याद आ जाएगा। ये P/Q के फॉर्म में लिखा है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। आपने 9th में एक्सरसाइज किया होगा, डिफरेंट रेशनल नंबर होते हैं, आपको बताना रहता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कैसे बताते हैं आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को क्या कर लेते हैं, सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर वाला नंबर जो बड़ा होगा वो बड़ा माना जाएगा, जो छोटा होगा वो छोटा माना जाएगा। तो कंपैरिजन खाली फिर ऊपर वाले नंबर में की जाएगी, क्योंकि नीचे तो सब हम सेम बना चुके होंगे, समझे ना। यही तरीका यहाँ भी अपना रहे हैं। अगर मैं नंबर ऑफ मैचेस बराबर बना दूँ, तो हर साल अगर बराबर मैचेस खेल रहे हैं, उसमें से जो जितना ज़्यादा जीतेगा उसका एवरेज उतना अच्छा माना जाएगा, समझे कि नहीं समझे। या आप इसको एवरेज रेशियो में बताइए, जो मैंने अभी रेशनल नंबर का तरीका बताया, डिनोमिनेटर सेम बना के, या फिर आप इसको परसेंटेज में निकालिए, जैसे कि आपकी बुक में निकाला होगा परसेंटेज से, समझ रहे हैं। तो आप चाहे परसेंटेज से बता सकते हैं, चाहे डिनोमिनेटर सेम बना के बना सकते हैं। आप कैसे बनाना पसंद करेंगे बोलिए, डिनोमिनेटर सेम बना लें कि परसेंटेज निकाल लें, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने का क्या तरीका है, एलसीएम। तो आप 12, 10 और 11 का एलसीएम लीजिए, बताइए कितना आता है, 600, पक्का। तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे ना, एलसीएम ऑफ 12, 10 एंड 11, कितना आया आपका एलसीएम, 660। ये निकाल लिया ना, सही निकाला है, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। सही निकाले हो, बाकी लोग निकाल के बताइए एलसीएम कितना आता है इसका। 660 आता है क्या, जल्दी से। 12, 10 और 11 का 660 आता है क्या, बताइए। yes. 660, ठीक है ना। तो हम क्या चाहते हैं, ये डिनोमिनेटर भी कितना बन जाए, 660, ये डिनोमिनेटर भी कितना बन जाए, 660, ये भी कितना बन जाए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 660 हो जाए, 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 660 हो जाए। तो मेरा ख्याल है 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, अरे भाई 12, 10 और 11 का कितना आता है आपका एलसीएम, 660 आया ना। तो मतलब इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन 660 रहा होगा ना। मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे बना के, दिस इज 10, 11, 12 लिख दूँ तो समझ में आएगा ना ज़्यादा। पहले किससे कैंसिल कराए हो, इसको 2 से कटाए हैं। दिस इज़ 2, 5 जा, 11 तो जाएगा नहीं, 2, 6 जा, फिर 2 से 5 नहीं जा रहा, 11 नहीं जा रहा, 2, 3 जा, फिर 3 से 5, 11, 1, फिर 5 से 1, 11, 1, फिर 11 से 1, 1, 1, यही है ना। ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अच्छा देखिएगा ना, ये है 12, तो इसमें से 12 बनाइए, 2, 2 जा 4, 3 जा 12, ये 12 हो गया। इनको मिला करके 12 हुआ, तो 12 को और किससे मल्टीप्लाई कर दें कि इन सब का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाए, 660। यही बचा ना, 5 × 11। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करना है 660 बनाने के लिए, 55, यही 2 बचे ना। तो 55 इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, क्योंकि एक में तो करते नहीं, दोनों में करते हैं।
तो इसका डिनोमिनेटर देखिए कैसे सेम बना रहे हैं ना, ये 55 से इसको किया और 55 से इसको किया, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 660 जो हम बनाना चाहते हैं, और ऊपर वाली क्वांटिटी कितनी हो गई 550। एक नंबर ये बना, ठीक। दूसरा वाला देखिए 7 आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाइड, इसको किससे किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 660 हो जाए, तो बड़ा आसान है। ये 10 है ना, अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो देखिए कैसे आता है। यहाँ 10 बनाइए किसी नंबर को, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया 10, तो बाकी कौन बचे 11 3 जा 33, 33 2 जा 66, जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कराना है, समझे ना। तो 66 इधर भी 66 इधर भी, ये तो ये बन गया। 7 से करेंगे कितना आएगा 7 6 जा 462 आता है, 7 6 जा 42 और 7 6 जा 42 और 4 46 462। एक नंबर ये बन गया। तीसरा नंबर हम लेते हैं 8/11, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 660 हो जाए, तो यहाँ बचाइए 11 छोड़िए, बाकी सारे नंबर देखिए क्या बनते हैं। 5 3 जा 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 11 से 60 मल्टीप्लाई होगा तभी तो 660 बनेगा, समझ रहे हो। ये फैक्टराइजेशन करने का मतलब ही यही है कि ये जो भी फैक्टर है ये सब मल्टीप्लाई होके कितना देंगे 660, तो उसमें से जो आपके काम का है निकाल लो, बाकी मल्टीप्लाई करा लो, वही घट रहा होगा, समझे ना। तो कितना बोले भाई इसमें 60, दिस इज 60, 6 8 जा 48 हो गया। अब तो कंपैरिजन हो गया ना, कितने ये वाला 2016 में, ये 2016 का डेटा है ना, 2016, और ये है 2015 और ये है 2014 का डेटा, ठीक है। तो 2016 में कितने मैचेस खेले गए 660, उसमें कितने जीते, हाँ ऊपर विन वाला लिख रहे हैं, यही रेशियो लिए थे ना, विन और टोटल मैच। रेशियो क्या काहे का था, आंसर है 1/टोटल मैचेस, जितना जीते डिवाइडेड बाय जितना खेले, ठीक है। तो 660 खेलते तो कितना जीतते 550, 660 खेलते तो कितना जीतते 462, 660 खेलते तो कितना जीतते। तो अब आप देख के बता सकते हैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किस साल रहा, ये 660 में 550 जीते, ये कौन सा साल है, ठीक है। इसलिए आप क्या लिखेंगे आंसर में, इन 2016 टीम प्ले बेस्ट, ठीक है, इन 2016 बेस्ट, दिस इज अवर आंसर। और ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं रेशियो से, रेशियो को कंपेयर किया आपस में ना, तो हमको पता चला कि 2016 में टीम अच्छा खेली है, बन जाएगा। एक तरीका ये डिनोमिनेटर सेम करके बनाने का है, दूसरा तरीका आपके बुक में दिया है एग्जांपल सॉल्व करके, किससे, परसेंटेज से, वैसे भी बना सकते हैं। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, ये तो रेशियो बन गया मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज बन जाएगा। ये रेशियो बन गया मल्टीप्लाइड बाय 100, रेशियो बन गया मल्टीप्लाइड बाय 100, डिवाइड करते जाइए, जो भी आएगा परसेंटेज आएगा। परसेंटेज देख के भी आप बता सकते हैं, ठीक है, ठीक है, नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 2, द वाटर लेवल इन द रिवर महानदी इंक्रीज्ड 5 इंचेस पर आवर, ठीक है। एक लोकेशन पर महानदी में हमने देखा कि वाटर लेवल कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 घंटे में 5 इंचेस ऊपर आ जा रहा है, लेवल इंक्रीज हो जा रहा है। ऑन एन एवरेज इन द मंथ ऑफ अगस्त, किस महीने की बात है ये, अगस्त महीने में हमने मेजरमेंट किया या हमने ऑब्जर्वेशन किया, हमने देखा महानदी का पानी 1 घंटे में कितना ऊपर आ जाता है 5 इंचेस, 5 इंच ऊपर आ जाता है। वेयर एज इट इंक्रीज 3 फीट पर डे ऑन एन एवरेज इन द मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर में जब हम देखते हैं तो हर दिन कितना फीट ऊपर आता है 3 फीट ऊपर आ जाता है, ठीक है। फाइंड आउट द मंथ इन विच द इंक्रीज इन वाटर लेवल वाज मोर, तो बताइए किस महीने ज़्यादा राइज हुआ वाटर में, ज़्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक है। डेटा क्या है, ध्यान से सुनो इधर देखो, अगस्त के महीने में बताइए कितना राइज होता है महानदी का पानी, देखो भाई बुक में देखो, अगस्त के महीने में कितना पानी ऊपर आता है 5 इंचेस पर आवर, 1 घंटे में कितना ऊपर आ जाता है 5 इंच, ठीक है ना।
वाटर राइजेस कितना, दिस इज 5 इंचेस पर आवर। पर आवर का क्या मतलब है, एक घंटे में कितना इंच पानी ऊपर आता है, 5 इंच आता है। ठीक है, यही चीज अगर हम एनालिसिस करते हैं सितंबर के महीने में, तो सितंबर के महीने में वाटर राइज कितना बोला जा रहा है, 3 फीट पर डे। दिस इज 3 फीट पर डे। अब सबसे पहली बुनियादी बात, बेसिक अब आपका यहाँ पर लग रहा है। जो लास्ट लेक्चर आपने बेसिक का अटेंड किया ना, रेशियो का, ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा अपने दिमाग को दौड़ाइए और बताइए कहाँ कमी है, क्या समझ आया है? इंच और फीट में कौन सा रूल आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए इस समय, बोलिए। अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा है, हाँ, यूनिट ऑफ बोथ क्वांटिटी शुड बी सेम। जब तक दो कंपेयरिंग होने वाली क्वांटिटी की यूनिट सेम नहीं होगी, रेशियो नहीं निकाला जा सकता। ठीक है ना। तो ये वाला वाटर राइज का यूनिट किस में है, इंच पर आवर में, और ये वाटर राइज की यूनिट किस में बताई जा रही है, फीट पर डे में। तो कंपैरिजन नहीं, आप इसको चेंज कर लीजिए इंचेस पर आवर में और दोनों कंपेयर कर लीजिए, या आप इसको चेंज कर लीजिए फीट पर डे में और दोनों कंपेयर कर लीजिए। जब तक यूनिट सेम नहीं होगी कंपैरिजन नहीं होगा, रेशियो नहीं निकलेगा। समझे? तो किसको चेंज करें, बोलिए। चेंज करने के लिए आपको पता भी होना चाहिए ना कि 1 इंच में कितने फीट होते हैं या 1 फीट में कितना इंच होता है, तब तो आप कंपेयर कर पाएंगे या चेंज कर पाएंगे। कभी घर वर बनते देखे हो, फुट में नाप के घर बनाते हैं ना। जैसे ये कमरा है, इस कमरे की लंबाई है मान लीजिए 25 फीट, कितना, 25, ये होता है 1 फुट। और जब 1 से ज़्यादा फुट हो जाता है तो उसी को फीट बोलने लगते हैं। सिंगुलर प्लूरल आप जानते हैं ना, सिंगुलर में फुट बोलते हैं, और जब 1 से ज़्यादा नंबर आ जाता है तो उसको फीट बोलने लगते हैं। ये कितना हॉल कितना लंबा है, 25 फीट, और चौड़ाई होगी इसकी मान लीजिए ऐसे ही 15-20 फीट होगी, ठीक है ना, अप्रॉक्स। तो फीट समझे ना। इंच किसको बोलते हैं, 1 फुट किसको बोलते हैं, इसको 1 फुट इसको, और 1 इंच कितना होता है पता है आपको, 1 फुट इतना होता है मालूम है ना, दिस इज 1 फुट। और ऐसे करके कितने फुट हैं, 3 फुट। तो ऐसे 1 फुट 2 फुट 3 फुट, एक दिन में कितना फीट बढ़ता है, 3 फीट। ये 1 फीट है ना, ये ऐसे ऊंचाई 1 फीट पानी बढ़ा। समझे नहीं समझे? तो सितंबर के महीने में बोलता है 1 दिन में 3 फीट पानी राइज होता है, ऊपर आता है। और अगस्त के महीने में 1 घंटे में 5 इंच ऊपर आ जाता है। इंच कितना होता है, 1 इंच पता है आपको, 1 इंच किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा 2.5 सेंटीमीटर को 1 इंच बोलते हैं। सेंटीमीटर तो आप पहचानते हैं ना, आपकी स्केल पटरी में होता है, इतना बड़ा पिद्दी सा होता है 1 सेंटीमीटर, ये डबल 2 सेंटीमीटर, उसका और आधा कर दो 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर इतना हुआ, दिस इज 1 इंच। कितना, 1 इंच। लगभग ये उंगली का एक पोर जो होता है वो 1 इंच माना जाता है। ये एक पोर है ना उंगली में, जो लकीरें बनी रहती हैं उंगलियों में, लगभग इसको 1 इंच मानेंगे। थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है, 2.5 सेंटीमीटर, समझ गए फिगर ना, समझे कि नहीं समझे? ये है 1 इंच। तो ये भैया 1 इंच, तो 5 इंच कितना होगा, इसको 5 गुना कर लो, 1 2 3 इतना होगा 5 इंच लगभग। भाई 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच, तो 12.5 सेंटीमीटर का 5 इंच हुआ। 2.5 चौके कितना होता है, 10, तो 2.5 पंचे कितना होता है, 12.5। अरे 10वीं पढ़ रहे हो, इतना तो कैलकुलेशन कर लोगे ना। 2.5 को 5 बार मल्टीप्लाई करो ना, कितना होता है, 12.5। तो 12.5 सेंटीमीटर, आपका स्केल 15 सेंटीमीटर का इतना बड़ा होता है ना, थोड़ा सा घटा दो, एक स्केल के ही बराबर हुआ ना, 12.5 सेंटीमीटर। ये है 5 इंच। तो 1 घंटे में कितना पानी ऊपर उठता है, इतना, 5 इंच। समझ में आया, 5 इंच किसको बोलते हैं? अब हमको क्या करना है, इन दोनों यूनिट को सेम बनाना है। अब आप चाहें तो फीट पर डे को इंच पर आवर में चेंज करें, या आप चाहें तो इंच पर आवर को फीट पर डे में चेंज करिए, तब तो कंपैरिजन होगा। तो किसको चेंज करें, बोलो? फीट को चेंज करें इंच में, है ना। तो बताओ तो 1 फीट में कितने इंच, 1 फीट में कितना इंच होता है, बोलो? 12 इंच का 1 फीट होता है, पक्का? अच्छा, 12
इंच का 1 फीट होता है तो कितने सेंटीमीटर हो गए? अरे 1 इंच का 2.5 सेंटीमीटर होता है तो 12 इंच का कितना सेंटीमीटर होगा? सेंटीमीटर में बताओ। 12 दूनी 24 और 6 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर का 1 फुट होता है। समझे कि नहीं समझे? नहीं आ रहा दिमाग में? आया ना? 30 सेंटीमीटर, ये 2 स्केल पटरी के बराबर नहीं है 1 फुट। 2 स्केल रख दो, 15-15 सेंटीमीटर के 2 स्केल आ जाएंगे, इतने बड़े। हाँ, तो 30 सेंटीमीटर का 1 फुट होता है और 1 फुट मतलब 12 इंच। बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो इसको तो अपन चेंज कर सकते हैं ना, फिट को। सामने वाला नंबर बिल्कुल नहीं देखेंगे आप। अगर मैं इस नंबर को छुपा दूं तो फिट के आगे क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? 1। तो 1 फिट को मैं क्या लिख सकता हूं? कितने इंच? 12 इंच। अब ये आ गया तो वो उस 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको छुपाइए, 1 फिट यानी 12 इंच। तो हमने फिट की जगह क्या लिख दिया? 12 इंच। तो ये इंच में चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। अब इस डे को आवर में चेंज करना है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो यहाँ 24 घंटे लिख देते हैं, समझे? लेकिन नीचे हमको तो 1 आवर चाहिए। अब इसको देखो कैसे बनाते हैं ना। मैं इसको ऐसे इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ ना, देखिएगा। 3 फीट अपॉन डे। इस नंबर को बिल्कुल नहीं देखिए, सिर्फ किसको देखिए? फिट को। और अगर ये नहीं है तो फिट के आगे कितना लिखा हुआ है? 1 फीट। तो 1 फीट को इंच में कितना लिखते हैं? 36 इंच ना? कितना? 12 इंच। कितना बोल रहे हो? 1 फीट में कितने इंच? 12। तो इसको हमने लिख दिया दिस इज 12 इंचेस और सामने ये नंबर लिखा है। 1 फीट को लिखा 12 इंच और सामने ये नंबर है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझे? समझे ना? अब एक दिन में हमको इसको आवर में चेंज करना है, तो एक दिन में कितने घंटे? तो ये हो गया 24 और ये हो गया आवर्स। डे आवर में चेंज हो गया। लेकिन हम नहीं चाहते भाई कि नीचे 24 रहे। जब ये नहीं रहेगा तो आवर के सामने कौन सा नंबर रहेगा? 1। जैसे इस आवर के सामने कौन सा नंबर है? 1। तो 1 घंटे में कंपेयर होगा ना कि 5 इंच चढ़ता था, तो इसको भी 1 घंटा रखना है, तो 24 हटाना पड़ेगा। तो कटाओ पिटाओ, किससे कटेगा? 12 से कट जाएगा। ये 12 से कट गया, 12 दूनी 24। अभी भी 2 घंटा है, इसको 1 बनाना है, तो इस 2 को इससे डिवाइड करा देते हैं। 3 को 2 जब डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा? 1.5, 1.5 ना। तो इसको हमने क्या लिख लिया? इधर लिख देते हैं, दिस इज 1.5। अब सिर्फ कौन बचा? इंचेस। और नीचे कौन बचा? आवर। समझे ना? नीचे का नंबर खत्म हो गया ना, तो आवर के सामने कुछ नहीं, तो कितना? 1 आवर। अब ये कितना? 3 फीट पर डे किस में चेंज हो गया? 1.5 इंच पर आवर में। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? बोलो, आया ना समझ में? तो बोलिए, अगस्त के महीने में 1 घंटे में कितना इंच पानी ऊपर आता है? और सितंबर के महीने में 1 घंटे में कितना इंच पानी ऊपर आता है? 1.5 इंच। कौन से महीने में ज़्यादा इंच ऊपर आता है? अगस्त के महीने में। तो हो गया ना आंसर, यही तो है, यही ना आंसर। क्या पूछा क्वेश्चन? फाइंड आउट द मंथ इन विच द राइज इन वाटर लेवल वाज मोर। तो ये दोनों देख के नहीं बता दोगे? 1 घंटे में 5 इंच, 1 घंटे में 1.5 इंच। तो कौन से महीने में ज़्यादा इंच ऊपर आया 1 घंटे में? हाँ, सो इट इज क्लियर फ्रॉम अबव कंपैरिजन। In month of August, more water rises per hour. ठीक है ना? This is our answer. देखिए, 2 groups complete a given task in 14 and 21 days respectively. Example number 3 ले रहे हैं ना। 2 groups complete a given task in 14 and 21 days respectively. How long would they take to complete the task if they work together? 2 ग्रुप हैं, एक का नाम रख देते हैं टीम A और एक का नाम रख देते हैं टीम B। 2 ग्रुप हो गए। दोनों ग्रुप अगर अलग अलग एक काम को करते हैं तो कितने कितने दिन में करते हैं? पहला ग्रुप कितना दिन ले लेता है? बुक में देखो बच्चों, बुक में पहला ग्रुप कितने दिन ले लेता है? 14 डेज। और दूसरा ग्रुप कितने दिन लेता है? 21 डेज रेस्पेक्टिवली। तो अगर दोनों ग्रुप एक साथ मिल जाएं, ठीक है, तो उनको कितने दिन लगेंगे?
अब ये क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में आया है, इसलिए आया है ताकि आप ये फॉर्मेट समझ लें, और आगे एक्सरसाइज में जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फिर आप अटके नहीं कहीं, समझे। ऐसे क्वेश्चन बनाने का एक ही मूल मंत्र है, आप क्या करेंगे, एक एक दिन का निकालेंगे, समझे ना। क्या करना है, एक दिन का निकालना है कि कितना काम हुआ, अमाउंट ऑफ वर्क डन या पार्ट ऑफ वर्क डन इन वन डे, समझे ना। जैसे एक ग्रुप है 14 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है, पूरा काम मतलब कितना, एक काम, वन वर्क। किसी भी चीज़ का वर्क दिया, मान लो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का वर्क दिया, तो एक ही काम दिया ना भाई, आपको क्या करना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, एक काम है। तो इस एक काम के लिए आप कितना दिन लगाते हो, 6 महीने में ख़त्म करते हो, साल भर में ख़त्म करते हो, काम तो एक ही माना जाएगा ना, एक ही काम है ना। इसी तरह हमने दो टीम को एक टास्क दिया, एक काम दिया, तो काम कितना भैया, एक। अब उस एक काम को एक टीम 14 दिन में कर रही है और उसी एक काम को एक टीम 21 दिन में कर रही है। तो हम हमेशा ये निकाला करेंगे कि एक काम को आपको पता रहेंगे कि इतने दिन में ये आदमी कर रहा है या ये टीम कर रही है, तो आप क्या करेंगे, इस आदमी या इस टीम का एक दिन का वर्क निकालेंगे। 14 दिन में एक काम, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये जो भी नंबर होगा ये किधर आ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा इसके। तो यहाँ कितना बचेगा, एक दिन, ये बचा हुआ वर्क आ जाएगा। पहले 1 था, 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी ना। छोटे नंबर को बड़े नंबर से जब डिवाइड किया जाता है तो वो 1 से छोटा हो जाता है, समझे। तो काम तो एक था, जैसे ही किसी से डिवाइड होगा फट से छोटा हो जाएगा, तो 1 का कुछ पार्ट बन जाएगा ना, पूरे काम का कुछ हिस्सा एक दिन में काम कंप्लीट होगा, समझे समझे। अब इसको समझना ध्यान से ना। देखिए हम ये बोल देते हैं, एक का नाम हम टीम ए रख रहे हैं ना, एक का नाम टीम बी। टीम ए कितने दिन में खत्म कर रहा है काम को, हाँ, तो इसको अपन लिखेंगे ऐसे, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये अमाउंट ऑफ वर्क शॉर्टकट में, अमाउंट ऑफ वर्क amount of work is done by team A in कितने दिन में, 14 दिन में, ठीक है। या और इसको इजी तरीका लिखते हैं, हम ये चाहते हैं, देखिए ये चाहते हैं कि वर्क एक तरफ दिखे, डे एक तरफ दिखे और बीच में इक्वल का साइन रहे, तब ना नंबर को इधर से उधर भेजेंगे तो आसानी रहेगी। इसको थोड़ा सा सुधारिएगा, अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, मैं डे इधर कर लेता हूँ, वर्क उधर कर लेता हूँ, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय टीम ए इन 14 days, कितना, 1 वर्क, ठीक है। समझे कि नहीं, समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन। टीम ए कितना वर्क 14 दिन में कर रही है, एक काम खत्म कर देती है, अकेले काम करती है, तो ये बताइए, ये टीम ए 14 दिन जब काम करती है तब जाके एक काम खत्म होता है, तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा, उस एक का कुछ हिस्सा खत्म होगा ना एक दिन में। तो अगर मैं यहाँ 1 रखना चाहता हूँ तो ये 14 कहाँ चला जाएगा, इधर नीचे। तो सेम टू सेम आप लिखेंगे, दिस इज 1 डे और ये किधर चला गया, इधर, दिस इज दिस मच पार्ट ऑफ वर्क, एक काम का इतना हिस्सा एक दिन में कंप्लीट होगा, किसके द्वारा, टीम ए, टीम ए इन 1 डे, ठीक है। यहां तक समझ आया। तो टीम ए एक दिन में कितना हिस्सा खत्म करती है काम का, एक काम का 1/14, ठीक है। इसी तरह से अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय टीम बी इन, कितने दिन में टीम बी खत्म करती है एक काम, 21 दिन। सो दिस इज 21 डेज, और 21 दिन में कितना काम, कंप्लीट काम, एक कंप्लीट काम, ठीक है। तो एक दिन में टीम बी कितना करेगी, 1 डे, 1/21 पार्ट ऑफ वर्क, ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया, ए टीम का ये निकाल लिया कि एक दिन में कितना हिस्सा काम खत्म करेगा,
बी टीम का भी निकाल लिया कि एक दिन में कितना काम करेगा। अब अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो दोनों का क्या आ जाएगा, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे। ये अकेला एक दिन में कितना काम करता है, इतना। ये अकेला एक दिन में कितना काम करता है, इतना। तो दोनों अगर मैं मिला दूं तो दोनों का एक दिन का काम आए ना। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में। Therefore, both together completes amount of work in one day। दोनों मिल करके कितना हिस्सा खत्म करेंगे एक दिन में। तो ये अकेला एक दिन में इतना, ये अकेला एक दिन में इतना, तो दोनों मिल के एक दिन में कितना करेंगे, दोनों का सम, एक एक दिन का काम जोड़ दीजिए। सो दिस इज 1/14, दिस इज 1/21, ए इतना पार्ट, इतना पार्ट खत्म करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। इसको जरा जोड़िए तो कितना आएगा एलसीएम 14 और 21 का, 42 आता है। सो दिस इज 42, 14 से 14 2 जा, दिस इज 2 प्लस 14 3 जा, 3 टाइम जाएगा ना, 14 3 जा, दिस इज 3 प्लस 2, 5/42, दिस इज 5/42 पार्ट्स ऑफ वर्क। ठीक है, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना हिस्सा खत्म करते हैं काम का, 5/42 पार्ट ऑफ वर्क। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, आया कि नहीं। अब इसी सेंटेंस को रीअरेंज करके लिखना है। मैं वर्क पहले लिख लूँगा और दिन बाद में लिख दूँ, क्योंकि मुझे दिन निकालना था ना, दोनों मिल के कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो वर्क मैं इधर लिख लेता हूँ, देखिए, देयरफॉर बोथ completes 5/42 works in how many days, 1 days। यही था ना, इसी सेंटेंस को रीअरेंज कर लीजिए। बोथ टुगेदर कंप्लीट्स अमाउंट ऑफ वर्क इन 1 डे, कितना, एक दिन में कितना वर्क करते हैं, इतना। इसी को घुमा के लिख दीजिए, बोथ कंप्लीट्स हाउ मच वर्क, दिस मच पार्ट ऑफ वर्क इन 1 डे। तो अब एक वर्क दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, यही था ना, एक ही काम करवाना था ना। तो वर्क को कितना रखना है, 1, तो बाकी नंबर किधर चल जाएंगे, उधर, तो डे बन जाएगा, समझे ना। तो अगर मैं यहाँ 1 रखना चाहता हूँ तो इन दोनों को कहाँ ले जाऊँगा, उस तरफ। ये है डिनोमिनेटर, इक्वल के उस पार जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। और ये है न्यूमरेटर, इक्वल के उस पार जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। और जब ये दोनों चले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1। और एक ही वर्क तो करवाना था, तो एक वर्क को करवाने में दिन आ जाएगा, और किसका, दोनों का निकल जाएगा। देयरफॉर बोथ कंप्लीट्स, यहाँ उधर भेज रहा हूँ दोनों को, तो कितना बच गया, 1 वर्क इन, बोलिए ज़रा, 42 चला जाएगा ऊपर और 5 चला जाएगा नीचे, इतना डेज। तो ज़रा देखिए, दोनों मिलकर के एक काम को कितने दिन में करते हैं, 42/5। ये कितना होता है 42/5, हाँ, तो आप डिवाइड कर लीजिए। तो 5 8 जा 40, 8 दिन, और कितना बचा, 1/5। तो 1/5 किसका, एक दिन का, 1/5 एक दिन का पार्ट होगा ना, कुछ ना कुछ। हम उसको चेंज नहीं करने, अदरवाइज हम उसको आवर में, मिनट में, सेकंड में, जिसमें चाहे कर सकते हैं, लेकिन उतना करना नहीं है ना, खाली हम डे बता के छोड़ देंगे। सो इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं 8 5 8 जब 40 + 2, दिस मच डेज। इतने दिन में एक काम दोनों मिल करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, आया समझिए। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस आगे बहुत मिलेंगे। तो बनाने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले ये देखिए, जितने दिन में भी काम खत्म हो रहा है, कितना काम खत्म हो रहा है, 1 वर्क, कितना, तो नंबर ऑफ डेज रहेगा 1 वर्क कंप्लीट करने के लिए। तो इस नंबर को जब आप इधर भेजेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 डे। तो हर टीम का, हर मेंबर का एक दिन का काम आपको निकालना है।
जब बहुत दिन में, बहुत ज़्यादा दिन में एक काम होता है, एक काम, तो एक दिन में उस एक काम का कुछ हिस्सा कंप्लीट होगा। तो जब भी आप नंबर इधर भेजेंगे और इधर 1 कुछ बचेगा वर्क, तो ये उसका पार्ट होगा, टोटल वर्क का कुछ हिस्सा होगा। एक दिन का आप निकालेंगे हर मेंबर का, सबको जोड़ेंगे तो एक दिन का टोटल वर्क आ जाएगा, हर एक का, अलग अलग मेंबर का एक एक दिन का वर्क जुड़ जाएगा। तो सब मिल करके एक दिन में इतना हिस्सा काम कंप्लीट करते होंगे, हिस्सा याद रखिएगा, पार्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी सेंटेंस को घुमा देंगे ऐसे उल्टा। क्या करेंगे, सेंटेंस को उल्टा घुमा देंगे। जैसे इस सेंटेंस को मैंने से घुमा दिया, जो चीज़ इधर थी इधर हो गई, जो चीज़ इधर थी उधर हो गई, लिखने का तरीका। अदरवाइज इसका एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि बिल्कुल 30 सेकंड लगता है बनाने में, 30 सेकंड, लेकिन वो अभी आपको सीखना नहीं है भाई ना, ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए है। अभी आप सीख जाओगे तो पेपर में ये सब कुछ नहीं लिखोगे, डायरेक्ट आंसर लिखोगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको रीअरेंज करेंगे, पार्ट ऑफ वर्क इधर, नंबर ऑफ डेज तो 1 ही है उधर, फिर ये वर्क वाला पार्ट उधर भेज देंगे, यहाँ 1 वर्क बचेगा, दिन आ जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, ठीक, नोट करिए।